सात विषय हिंदी। पाठ हिमालय की बेटियां। लेखक हैं नागार्जुन। और बच्चों ये पाठ जो है निबंध विधा में है और लेखक ने हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है। तो नदियों को उसने कई रूप में अपनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को, जिसके अंदर लेखक ने नदियों के बारे में विस्तार से अपने मन की बातों को रखा है। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां, नागार्जुन जिसके लेखक हैं इस पाठ के। तो इस पाठ का सार शुरू करते हैं हम। हिमालय की बेटियां, इस पाठ की जो विधा है वो है निबंध। हिमालय की बेटियां निबंध में नागार्जुन हिमालय से निकलने वाली नदियों के विभिन्न चित्र प्रस्तुत करते हैं। लेखक बताता है कि अभी तक लेखक ने नदियों को दूर से देखा था। लेखक को संभ्रांत महिला की भांति बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन? नदियां। उनके प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा करता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि यही दुबली पतली नदियां मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इसका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? ये कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता, कौन? हिमालय का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक इनके जवाब बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछना चाहता है तो उत्तर में विराट मौन ही मिलता है। अर्थात लेखक जो भी पूछता है उन पहाड़ों में जाकर उन नदियों के बारे में, तो वहां से कोई प्रत्युत्तर उसको नहीं मिलता। तो लेखक ने क्या कहा है कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं और हिमालय को नदियों का पिता बताया है, तो हिमालय, विशाल हिमालय को छोड़कर जो नदी आगे निकल आती है वो अतृप्त बताया उस नदी को लेखक ने। क्यों बताया अतृप्त? यानी कि उसकी प्यास नहीं बुझी है, यानी कि उस हिमालय के प्रेम से वो उसका प्यार, मतलब उसका जी नहीं भरा है, वो और आगे निकल जाती है। तो चलिए आगे क्या कहता है लेखक। लेखक को सिंधु और ब्रह्मपुत्र के साथ रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल या फिर कुभा, कपिश, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि याद आने लगती हैं। ये सभी नदियों के नाम हैं। लेखक कहता है कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। लेखक को ये नदियाँ खेलने वाली बालिकाओं के रूप में लुभावनी लगती हैं। वह हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद के रूप में देखता है। इन चंचल नदियों को देखकर लेखक को कालिदास के विरही यक्ष अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वो धागा है बहन का। लेखक एक दिन सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील मतलब पानी बह रहा था, नदी बह रही थी। तन और मन ताजा हो गया तो लगा वह गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगा?
जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नहीं नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो ये कवि इन बातों को गाने लगता है। चलिए, यह पाठ आज पूरा हुआ। इस पाठ में जो बातें कवि ने, लेखक ने कही हैं, वो बातें लगभग इस सार में हमने आपको समझा दी हैं। आइए अब इस पाठ के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर भी हम देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न है बच्चों, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो अभी हमने बात की थी, उत्तर होगा लेखक नागार्जुन नदियों को माँ के अतिरिक्त बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो ये दोनों नदियां हैं, तो उत्तर होगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। कौन सी है? हम 4 बता देते हैं कि पहली है ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख बड़ी नदियां हैं। दूसरा, इन 2 नदियों के बीच से अन्य 2 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। तीसरा होगा, ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर नदी बनाती हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियाँ सभी के लिए कल्याणकारी हैं, इसीलिए काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो उत्तर होगा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की प्रशंसा की है। तो बच्चों, लेख से आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको स्वयं करने हैं, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर और पाठ के भावार्थ के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और इन प्रश्न उत्तरों को भी देखिए। इससे आपके अंदर प्रश्नों को उत्तर लिखने का तरीका आपको पता लगेगा। चलिए, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ। थैंक यू।